हाँ, तो आज मैं आपकी कक्षा का पंचमः पाठ आगे बढ़ा रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे, मंगलम से प्रारंभ करेंगे। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुसारथिरश्वान्निवयन्मनुष्यान् नेनीयते भेषुभिर्वाजिनैव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यज्जाग्रतो दोरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुसारथिरश्वान्निवयन्मनुष्यान् नेनीयते भेषुभिर्वाजिनैव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। अब हम जहाँ से पढ़े थे आगे उसके बढ़ते हैं और हम बाकी जो पाठ का आशय है उसको समझते हैं। हम लोग पढ़ चुके थे कि वहाँ झाड़ियों के पीछे छिपी हुई एक लोमड़ी आई और पूछी कि क्या बात है। तो सारी जो स्थिति थी, बात थी, उसको उस चंचल नाम के शिकारी ने बता दिया। उसके मन में कुछ विचार आया। बहुत ध्यान से लोमड़ी ने बात सुना और अब देखिए वह क्या कर रही है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि लोमशिका चंचलम अकथयत। ध्यान से देखेंगे, लोमशिका चंचलम अकथयत, ये यहां से लोमशिका चंचलम अकथयत। लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाढ़म, ठीक है, त्वम जालम प्रसारय, तुम जाल फैलाओ, तुम जाल फैलाओ, प्रसारय मतलब फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम, पुनः सा व्याघ्रम, फिर उसने बाघ से, व्याघ्रम मतलब बाघ से, अवदत, वह बाघ से बोली, फिर वह बाघ से बोली, लोमड़ी बाघ से बोली। अब हम इसका पहले वाचन कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसका आशय समझते हैं। केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहं प्रत्यक्षं द्रष्टुमिच्छामि। व्याघ्रः तद्वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत्। लोमशिका पुनः अवकथयत्, सम्प्रति पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्शय। सः तथैव समाचरत्। अनारतं कूर्दनेन सः श्रान्तः अभवत्। जाले बद्धः सः व्याघ्रः क्लान्तः सन् निःसहायो भूत्वा तत्र आपतत्। प्राणभिक्षामिव च अयाचत। लोमशिका व्याघ्रम् अवदत्, सत्यं त्वया भणितं, सर्वः स्वार्थं समीहते, सर्वः स्वार्थं समीहते। अब इसका हम आशय समझते हैं। लोमड़ी ने कहा, उस बाघ से पूछा कि बताओ, केन प्रकारेण, किस प्रकार से, त्वम एतस्मिन् जाले, तुम इस जाल में, बद्धः बंध गए, ये बताओ अच्छे से कि किस तरह तुम आकर इस जाल में बंध गए। इति, इसे, अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुमिच्छामि, मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूं। ये प्रत्यक्ष शब्द, प्रत्यक्ष का मतलब होता है आंखों के सामने।
प्रत्यक्ष मतलब अपनी आंखों के सामने, और परोक्ष मतलब होता है, उसका विलोम शब्द है, जो अपनी आंखों के सामने कोई घटना न हो, जिसको हमारी आंखें न देखें, उसको कहेंगे परोक्ष है। जो हम अपनी आंखों से देखें वह प्रत्यक्ष होता है। तो कहती है कि मैं इस बात को प्रत्यक्ष देखना चाहती हूं अपनी आंखों से। द्रष्टुमिच्छामि, दो इसमें अलग अलग पद हैं, इसको मिला दिया गया है, संधि नहीं है। द्रष्टुम इच्छामि, मैं मिल गया ई में तो बन गया द्रष्टुम इच्छामि। द्रष्टुम इच्छामि, द्रष्टुम इच्छामि, देखना चाहती हूं, देखने की इच्छा करती हूं। तो उस लोमड़ी ने कहा कि देखो बाघ, मैं तो जान नहीं पा रही हूं कि कैसे तुम आए और इस जाल में फंस गए, तो तुम मुझे अब दिखाओ कि केन प्रकारेण, किस प्रकार से, त्वम एतस्मिन् जाले, तुम इस जाल में बध गए। इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, यह मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूं। मैं अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूं कि किस तरह से तुम आए और इस जाल में फंस गए। व्याघ्र तत्वृत्तांतम प्रदर्शयितुम, बाघ उस वृत्तांत को, वृत्तांत मतलब समाचार, घटना, वस्तु स्थिति, प्रदर्शयितुम मतलब दिखाने के लिए, उस बाघ ने उस घटना को यहां दिखाने के लिए तस्मिन जाले, उस जाल में प्राविशत प्रवेश किया, प्रधन अविशत प्राविशत, प्राविशत मतलब प्रवेश किया। चाहे तो हम इसको लिख भी सकते हैं, संधि में लिख सकते हैं, तो हमको ये बात स्पष्ट हो जाएगी। चलिए लिख लेते हैं, प्राविशत, एक शब्द यहां पर आया है प्राविशत, तो प्राविशत को लिखते हैं हम सब, इसको संधि में लिख लेते हैं, प्राविशत। प्राविशत का मतलब है प्रधन आविशत, प्रधन आविशत, प्राविशत। अब इसको हम शब्दार्थ जानते हैं, ठीक है, नहीं जानते तो शब्दार्थ भी लिख लेते हैं। प्राविशत, यह लंग लकार की क्रिया है, अगर लट लकार में होती तो होता प्रविशति, और प्राविशति मतलब प्रवेश करता है, प्राविशत मतलब हुआ प्रवेश किया, प्रवेश किया। जैसे कोई क्लास में अपने प्रवेश करता है, घर में प्रवेश करता है, उसको कहेंगे प्राविशत, प्रवेश किया। इस तरह से इसका अर्थ हो गया, प्राविशत प्रवेश किया। तत्वृत्तांतम प्रदर्शयितुम, उस बात को दिखाने के लिए, तस्मिन जाले प्राविशत, उस जाल में प्रवेश किया। लोमड़ी ने कहा भाई बताओ कैसे तुम घुसे थे, जाल फैलाया उसी तरह, और कहा कि अब इसके अंदर जाओ। तो वह धीरे धीरे आया और उसके अंदर जाल में गया, कहा देखो पहले तो इस तरह मैं जाल में घुसा था। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमड़ी ने फिर से कहा, लोमड़ी फिर बोली, लोमड़ी ने फिर से कहा, संप्रति, ये संप्रति, सांप्रतम, अधुना, ये बहुत बार आते हैं और बहुत बार मैं अर्थ बताता भी हूं, और अगर एक बार समझ जाए तो बार बार वही शब्द लिखने की जरूरत नहीं होती है। संप्रति, संप्रति का शब्द का अर्थ है अब, या इस समय, इस समय। संप्रति, सांप्रतम, अधुना, इदानीम, ये शब्द बार बार आते हैं और इन सब का एक ही अर्थ होता है। अगर एक बार हमने उसको समझ लिया तो बार बार उस अर्थ को समझने की जरूरत नहीं है। तो उसने कहा कि अब क्या होगा, संप्रति मतलब इस समय, अब पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, कहा कि तुम कहते हो कि इसमें रात भर कूदते रहे और थक गए, मैं तो नहीं जान रही हूं कि तुम कूदते थे, तो तुम मुझे पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा, बार बार कूर्दन करके मतलब कूद कर, दर्शय दिखाओ, कहा ये दिखाओ तुम रात में कैसे खूब कूद रहे थे जब इसमें फंस गए, मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूं, अब वो भी तुम मुझे दिखा दो।
सह तथैव समाचरत, उसने वैसा ही आचरण किया। तथैव, तथा धन एव बहुत बार लिखा चुके हैं, वही शब्द बार बार आता है। तथा धन एव तथैव, तत्र धन एव तत्रैव, सदा धन एव सदैव। तो सह तथैव समाचरत, उसने वैसा ही आचरण किया, वैसा ही व्यवहार किया। किसने? यहां उसने आया है शब्द बाघ के लिए। कैसा आचरण किया? वही बार बार कूदा उसमें। जब उसने कहा कि कूद कूद कर दिखाओ कैसे तुम वहां रात भर कूदते हुए थक गए, तो वह बाघ लगा कूदने, और जैसा पहले कूदा था उससे और कूदने ज्यादा लगा, जिससे कि दिखाऊं और कह दे हाँ हाँ तुम बहुत कूदे थे। तो वह तथैव समाचरत, वैसा ही आचरण की। जैसे वह कहा कि कैसे कूदते हो, जैसे कूदता था पहले वैसे ही खूब कूदा वहां पर। तब क्या हुआ? अनारतम कूर्दनेन सह श्रान्तः अभवत्। अनारतम मतलब होता है लगातार या निरंतर। अनारतम शब्द का अर्थ है लगातार या निरंतर। ये शब्द सब आपके उसमें दिए हुए हैं जहां तक है, और वहीं से देख लेना चाहिए, और नहीं दिए हैं तो हम लिख देते हैं। अनारतम का मतलब बताया आपको निरंतर। ये देखिए यहां पर लिखा है अनारतम का मतलब है लगातार या निरंतर। श्रांतः का मतलब है थका हुआ, और क्लांतः का मतलब भी है थका हुआ। इस तरह से श्रांतः और क्लांतः ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। श्रांतः और क्लांतः ये दोनों समानार्थी शब्द हैं, दोनों का एक ही अर्थ होता है। तो अब आगे पढ़ते हैं हम सब। अनारतम कूर्दनेन, लगातार कूदने से सह श्रान्तः अभवत्, वह थक गया, खूब कूदा जब तक कि थक नहीं गया दिखाने के लिए। जाले बद्धः सः, जाल में बंधा हुआ सह, जाल में बंधा हुआ वह, जाल में फंसा हुआ वह बाघ। क्लांतः सन, थक। फिर श्रांतः और क्लांतः देखो दोनों शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं। बार बार कह रहा हूं श्रांतः और क्लांतः दोनों एक ही अर्थ के हैं। श्रांतः मतलब भी थका हुआ, और क्लांतः मतलब भी थका हुआ। थक करके वह, थका हुआ होकर वह, निःसहायो भूत्वा, निःसहाय होकर। निःसहाय का मतलब है असहाय, जिसका कोई सहायता न करने वाला हो, जिसकी कोई मदद न मिले, जो कोई सहायक न हो किसी के लिए, तो वह होता है निःसहाय। निःसहाय हो करके, कोई सहायता नहीं जिसको कर रहा है, ऐसा हो करके, हेल्पलेस जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं। भूत्वा मतलब होकर। तत्र आपतत, वहां गिर गया। जाल में बंधा हुआ वह बाघ थक कर, थका हुआ होकर, निस्सहाय होकर वहीं गिर गया। कोई जैसे सहायता उसको करने वाला नहीं, इतना थका कि वहीं थक करके गिर गया वह। और प्राण भिक्षाम इव अयाचत, प्राण भिक्षाम इव लिखा है, तो प्राण भिक्षाम एक शब्द है, इव एक शब्द है, तो म ई में मिल गया। इव शब्द बहुत बार आता है। इव मतलब होता है समान, उसके जैसा, इंग्लिश में लाइक जैसे कहते हैं, एजिया कहते हैं। तो अयाचत मतलब मांगने लगा। क्या किया? वह मांगने लगा। क्या मांगने लगा? प्राण भिक्षाम इव, प्राण जो थे उसको भिक्षा के जैसे मांगने लगा। जैसे कोई किसी के आगे हाथ फैला करके भीख मांगे कि कृपया हमें दे दें, इसी तरह वह हाथ फैला करके अपने प्राण मांग रहा है कि कृपया कृपया मेरी प्राण छोड़ दीजिए, अब मैं नहीं जीवित रहूंगा, थक गया हूं बहुत, मेरी रक्षा कीजिए। इस तरह से प्राणों की भिक्षा मांगने लगा वह। मतलब उसकी भीख क्या है? प्राण मिल जाए, भीख जैसा मांग रहा है कि मेरे प्राण को आप दे दीजिए, छोड़ दीजिए। प्राण भिक्षाम इव अयाचत च अयाचत, और प्राणों की भिक्षा सा मांग, प्राण भिक्षा से मांगने लगा, भिक्षा के समान प्राण को मांगने लगा। अयाचत मतलब मांगा, मांगने लगा। तब क्या हुआ? कहा कि छोड़ दो लोमड़ी, अब तो मैं बहुत थक गया, बता दिया इतना, अब तो छोड़ो, मैं चला जाऊं, प्यासा फिर से भूखा हो गया, मैं किसी तरह मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए, कुछ मुझे पानी वगैरह पिलाइए। अब लोमशिका व्याघ्रम अवदत, अब लोमड़ी बाघ से बोली। कहा कि हाँ, तुम जब उस समय कह रहे थे बहुत सही कह रहे थे, ये तो झूठ ही बोल रहा था, तुम सही कह रहे थे। सत्यम त्वया भणितम, भणितम शब्द पहले भी बताया हूं, भणितम मतलब कथितम, कहा गया है, तुम्हारे द्वारा सच ही कहा गया था।
पहले जो तुमने कहा था इस शिकारी से बहुत सच कहा था। क्या कहे थे तुम? सर्वः स्वार्थम समीहते, सब अपना स्वार्थ चाहता है। स्वार्थ शब्द को अगर देखें, अगर संस्कृत अच्छे से जानता है व्यक्ति तो हिंदी के शब्दों का अर्थ बड़े अच्छे से समझ जाता। स्वधन अर्थ स्वार्थम, स्व मतलब होता है अपना और अर्थ मतलब होता है लिए। जैसे विद्यार्थी विद्या के लिए चाहता है, धनार्थम मतलब धन के लिए, इसी तरह से स्वार्थम मतलब अपने के लिए। सभी अपने लिए इच्छा करता है, अपने लिए चाहता है मतलब अपनी रक्षा करने के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने कार्य के लिए सब चाहता है। इसका विलोम शब्द होता है परार्थ। परार्थ मतलब दूसरे के लिए, स्वार्थ मतलब अपने लिए। कहा कि सब अपना स्वार्थ चाहता है, तो तुम भी अपना स्वार्थ चाहते थे। क्या स्वार्थ चाहते थे? कि जब तुम पानी पी लिए तो तुझे भूख लग गई। अब भूख लग गई तो जिसने तुम्हें पानी पिलाया शिकारी ने, उसी को तुम खाना चाहते थे। उसने कहा कि मैं तो तुम्हारे लिए अच्छा कार्य किया, तुम मुझे ऐसा क्यों खाना चाहते हो? तुमने कहा कि क्या नहीं जानते भूखा क्या न करता, सर्व स्वार्थम समीहते, सब अपना स्वार्थ चाहता है। और ये गया जब नदी के पानी से पूछा तो उसने भी कहा कि मनुष्य सब आते हैं, मेरे पानी का प्रयोग करते हैं, पीते हैं, प्राणों की रक्षा उससे होती है, अपने बहुत सारे कार्य करते हैं और सारी गंदगी मेरे अंदर छोड़ करके चले जाते हैं, तो वो भी अपना स्वार्थ चाहते हैं। पेड़ से पूछा तो पेड़ ने कहा हाँ सब तो स्वार्थ चाहता ही है, मैं कितना फल देता हूँ, छाया देता हूँ आदमियों को, लेकिन आदमी मेरे ही पेड़ों को काटने, मेरे ही डाल को काटने लगते हैं, चाहे जहां मेरा अंग काट देते हैं। तो अपना स्वार्थ चाहते हैं। जब सब इस जगह पर आपको बता रहा है, तुम भी बता रहे हो कि सब स्वार्थ चाहता है, तो अब यह बाघ तो तुम हो और यह है शिकारी। अब यह शिकारी भी अपना स्वार्थ चाहता है, इसलिए जाल में तुझे बंद कर दिया। अब तुम्हारे प्राण की रक्षा कोई नहीं करेगा, नहीं तो फिर खाना चाहोगे, इसलिए सब अपना स्वार्थ चाहता है, तो इसी में तुम बंद पड़े रहो। ऐसा कह करके उसने कहा कि अब तुम चले जाओ घर। तो खुश होकर के वो घर चला गया अपने शिकारी, और यहीं पर ये कहानी पूरी हो गई। तो कहने का ये मतलब है कि जैसा उस बाघ ने बताया और खाने के लिए तैयार हो गया, लोमड़ी उससे भी ज्यादा बुद्धिमत्ता के साथ यहां पर प्राणों की रक्षा कर दी उस शिकारी की। तो यह होता है प्रत्युत्पन्न मतित्व, जो पहले प्रयोग किए थे, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि अब मुसीबत में फंस गए तो कैसे बच सकते हैं। कोई कुछ उपाय नहीं बताया, शिकारी एकदम परेशान था, लेकिन तुरंत दिमाग में आ गया लोमड़ी के, और ऐसा उसने उपाय बनाया कि प्राणों की रक्षा हो गई शिकारी के, और बाघ फिर से जाल में फंस गया। तो यह कहानी यही सीख देती है कि जब परेशानी या संकट आए हमारे ऊपर, तो हमें परेशानी को देख करके घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें तो कुछ कार्य नहीं कर सकते हैं, बल्कि धैर्य धारण करके कुछ ऐसी बुद्धि का प्रयोग करने की कोशिश करें जिससे कि वह संकट टल जाए। तो आज यह पाठ मैंने पूरा आपको पढ़ा दिया, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा समझ में भी आ गया होगा। तो अब इसके बाद आपको ये करना है कि पूरा बहुत अच्छे से पाठ को पढ़ेंगे, दोहराएंगे। जो संधि विच्छेद के शब्द मैंने लिखे, जो मिले हुए शब्द हैं, उनको चाहें तो अलग लिख लेंगे, और शब्दार्थ जो दिया गया है, सबसे पहला काम शब्दार्थ, बीच में अच्छे से लाइन खींचकर, बिना लाइन खींचे आप शब्दार्थ लिख देंगे तो मैं उसमें मार्क नहीं देता हूं, इसको समझ लीजिए, बार बार कहता हूं। ये देखिए, जैसे यहां पर आप देखिए, मैंने पहले बनाने से पहले एक बीच में लाइन बनाता हूं, इस तरह से लाइन खींचना है और शब्दार्थ बहुत अच्छी राइटिंग में लिखना है। जो शब्द पाठ के अंत में लिखे गए हैं वे, और उनके अलावा कुछ ऐसे शब्द जो पाठ के अंत में छूट गए हैं और आपको लगता है इसका अर्थ भी हमको मालूम होना चाहिए, उसको भी आप लिख सकते हैं। इस तरह से आप यह कार्य कर लेंगे तो आपका यह शब्दार्थ का काम पूरा हो जाएगा। तो यह जब काम पूरा हो जाता है तो हम लोग फिर अभ्यास करते हैं। तो आज हम अभ्यास भी इसका प्रारंभ करेंगे, कुछ अभ्यास भी हो जाए जिससे कि हम आगे अगले दिन पूरा कर लें। तो चलिए अब अभ्यास करते हैं। देखिए आप, मैं अपने साथ ये पाठ के साथ ये कॉपी भी रखता हूं, तुरंत देखो जहां जरूरत पड़ती है कॉपी निकाल करके इसी में लिख लेता हूं। ऐसे ही आपको सिखाता हूं कि इस तरह के रफ के पेज आपके पास हो तो तुरंत आप उसको लिख सकते हैं। अब शब्दार्थ आप लिख लेंगे और शब्दार्थ के बाद प्रश्न अभ्यास करेंगे। और ध्यान रखना,
हर पाठ को इंडेक्स में जरूर लिखते जाइए, किस दिन से किस दिन तक आपने यह पाठ किया और पूरा किया, एक एक लाइन छोड़ करके। शुरू में ही मैंने बता दिया था, पिछले साल भी बताया था, बहुत साफ सुथरा इंडेक्स लिखेंगे, नहीं तो इंडेक्स में जो मार्क मिलता है, इंडेक्स के लिए भी साफ सुथरा बनाने के लिए नंबर होता है जो होमवर्क में देते हैं, तो जो बच्चे अच्छे से इंडेक्स नहीं बनाते उनका नंबर कम हो जाता है, इसलिए इंडेक्स हमको बहुत अच्छा बनाए रखना चाहिए। तो इंडेक्स सब, और उसमें जो जो पाठ पढ़ते जाएं उसको बढ़ाते जाएंगे। तो चलें अब हम अभ्यास की तरफ पहुंचते हैं बच्चों, और इस पाठ का अभ्यास शुरू करते हैं। मुझे लगता है अभ्यास आप अच्छे से करना शुरू कर देंगे तो कोई इसमें मुश्किल नहीं आएगी, आपके समझ में बहुत अच्छा आएगा। और अभ्यास में करना क्या है पहले देखते हैं, तब तो समझ में आएगा। देखिए, अभ्यास में लिखा है सबसे पहले, एक पदेन उत्तरत। पहले तो प्रश्नों का समझ आना चाहिए। एक पदेन उत्तरत मतलब, या उत्तरम लिखत या उत्तरत एक ही अर्थ होता है। एक पद में उत्तर लिखिए। कहीं पर उत्तरम लिखत लिखा जाता है, कहीं पर उत्तरत लिखा जाता है। तो एक पद में उत्तर देना है। तो एक पद मतलब आपको बताया हूं एक शब्द। जब एक पद में कहे तो एक वाक्य में नहीं लिखना चाहिए। कुछ बच्चे, मैं कितना भी कहता रहूं, लेकिन आप कहीं से गाइड वगैरह की जो मदद लेते हैं, जो पढ़ाने पर कम ध्यान देते हैं, अगर वहां पर एक वाक्य लिखा है तो आप भी वाक्य लिखते हैं। ये नहीं देखते हैं कि प्रश्न में कहा क्या जा रहा है। अगर एक प्रश्न का उत्तर एक शब्द में है और आप 4 शब्द लिख देते हैं, इसका ये अर्थ होता है कि आपको यह निश्चित नहीं है कि चारों शब्दों में कौन सा शब्द सही है, इसलिए आपने 4 शब्द लिखा। तो इस तरह से तो उसमें 1/4 नंबर हो जाता है, क्योंकि आपका केवल एक की बजाय 4 को आप जानते हैं, एक को जानते नहीं। एक के लिए एक ही शब्द लिखना है, इसका ध्यान रखेंगे। तो पहले तो क्या करना चाहिए हमको, सभी प्रश्नों को अच्छे से लिखना चाहिए और उसके बाद उनका उत्तर लिखना चाहिए। उसमें कोई भी जान बचाकर शॉर्टकट काम करने की कोशिश न किया करें। पूरा काम साफ सुथरा देखिए। मैं इसीलिए मेहनत करके पूरा लिख करके आपको बताता हूं और दिखाता हूं कि इस तरह से साफ सुथरा काम हम लोगों को करना चाहिए। ये देखिए, जैसे किसी बच्चे से कहा तो उसने पहले लिखा यहां पर अपनी कॉपी में, एक पदेन उत्तरत। उसके बाद प्रश्न लिखता गया और उसका उत्तर लिखता गया। अब बहुत सारे उत्तर ऐसे हैं कि आप बुक नहीं भी देखेंगे तो आपके समझ में वह उत्तर आता जाएगा और करते जाएंगे। तो चलिए, आप अब, क्योंकि कहानी तो आप सुन लिए हैं, आता सब है, अब उसी कहानी के आधार पर उत्तर देना है हमको। देखिए उत्तर देते हैं। इसमें प्रश्न है, पहला प्रश्न है, पहले तो प्रश्न समझेंगे तब उत्तर दे पाएंगे। पहला प्रश्न इसमें लिखा हुआ है, व्याधस्य नाम किम आसीत। व्याध का नाम क्या था। व्याध मतलब बताया आपको शिकारी। व्याध वह जो शिकारी था, चिड़ियों को और जानवरों को पकड़ने का काम करता था, उसका क्या नाम शुरू में बताया था। कहा कि वो तो कहा था, चंचलो नाम व्याध है, चंचलो नाम व्याध है। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, चंचलो लिख देंगे। मैं पढ़ाते समय ही बताया था कि वहां न आने के कारण विसर्ग का ओ हो गया है, लेकिन क्या होता है, विसर्ग का उ होता है, अ उ मिलकर ओ हो जाता है, तो वहां पर चंचलो दिखता है। लेकिन जब अलग करेंगे, एक ही शब्द लिखेंगे, तो मूल शब्द चंचल है, वही लिखना है हमको। तो व्याध का नाम क्या था, हमको केवल एक शब्द लिख देना चाहिए, क्योंकि एक शब्द पूछ रहा है। तो एक शब्द में उत्तर अगर लिखना है तो हम अच्छे से लिख देंगे, चंचल है। बस ये उत्तर हो गया। अव्याधस्य नाम चंचल आसीत, इतना बताते तो पूर्ण वाक्य में होता, लेकिन एक पद में पूछ रहा है तो केवल एक शब्द लिखना है हमको। आगे देखें, प्रश्न है चंचल। प्रश्न यहां पर दिया हुआ है, चंचल व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। चंचल ने बाघ को कहां देखा। चंचल ने बाघ को कहां देखा। अब चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि अपने पास किताब रहेगी ही, तो बुक को खोल करके देख लेते हैं अगर हमारा कम वहां पर याद पहुंच रही है, क्योंकि उसी के अनुसार लिखना है। तो अगर बुक में देखेंगे तो स्वयं सब उत्तर वहां से रहता है, प्रश्न तो वहीं से बनता है। यहां पर लिखा है, यहां देखिए लिखा है, एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहमागतवान। वन में जाल फैलाकर घर आया।
अन्यस्मिन् दिने चंचलः वनम गतवान, और दूसरे दिन चंचल वन में गया। तदा सह दृष्टवान, तब उसने देखा, तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात एकः बद्धः व्याघ्रः बद्धः आसीत्, कि जाल में एक बाघ बंधा हुआ था। इसके दो उत्तर देखो मिल रहे हैं। वन में गया और वहां देखा, वने, या फिर जाले, जाल में देखा। तो दो उत्तर हो सकते हैं और दोनों सही हो सकते हैं। किसी किसी के प्रश्न के उत्तर दो भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही रहे। तो हम अगर दो उत्तर लिख देते हैं, दोनों में से कोई एक करते हैं, तो उसमें सही माना जाएगा। नहीं कि वही कोई कहता है वन में देखा, तो वन में तो गया ही था, और कोई कहता है जाल में देखा, तो जाल में था ही। तो दोनों पास सही है। वह वन में गया और जाल में देखा। तो कहाँ देखा उसने? हम कहते हैं, कह सकते हैं जाले, या कह सकते हैं वने। तो आप दोनों में से कोई एक लिख देंगे तो हो सकता है वने दृष्टवान, वन में देखा, या फिर वन बहुत बड़ा है, कहेंगे वन तो बहुत बड़ा है, वन में कहाँ देखा था, ये ठीक नहीं है। तो कोई इसको हटा करके कहा कि वन में नहीं, हम लिख देते हैं जाले दृष्टवान, लिख दिया जाले दृष्टवान, जाल में देखा। तो आप वने या जाले दोनों में से कोई शब्द लिख देंगे